नमस्ते, आई एम डॉक्टर भारत पटोदिया। मेरा नाम डॉक्टर भारत पटोदिया है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, हैदराबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हैं। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम भी मैं समझता हूँ। एक इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर है स्टोमक कैंसर, पेट का कैंसर। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को कंफ्यूजन है क्या चीज ये होती है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरा पेट, इस एरिया का कोई सा भी कैंसर हो तो स्टोमक कैंसर बोलने लगते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस दूर कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोमक कैंसर के बारे में जानने के लिए। सबसे पहली बात, स्टोमक कैंसर। स्टोमक होता कहां है, किस चीज को स्टोमक बोलते हैं और कैंसर क्या होता है ये समझिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में विकिपीडिया का यूज करता हूं क्योंकि ज्ञान वो होना चाहिए जो सबके हाथ में हो। विकिपीडिया सबके लिए फ्री है। तो आप देखिए, अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे स्टोमक, तो ये फोटो खुलती है जिसके अंदर पेट का ये हिस्सा दिख रहा है। इस हिस्से में स्टोमक करीब करीब इस एरिया में होता है। इधर लिवर होता है, इस एरिया में इंटेस्टाइन होती है। तो स्टोमक कैंसर केवल इस हिस्सा, ये जो ऑरेंज कलर का हिस्सा दिख रहा है, इसके कैंसर को बोलते हैं। पेट में और अगर कैंसर हो, अगर ये कैंसर स्प्रेड होकर किसी और ऑर्गन में चले गया हो, जैसे लिवर में चले गया हो, तो भी उसको स्टोमक कैंसर बोलेंगे। तो कैंसर स्टार्ट कहां से हुआ है उसका नाम उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टोमक कैंसर, लिवर कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, कोलन कैंसर, आंतड़ी का कैंसर या कहीं का भी हो। जब हम ये बात समझ गए कि स्टोमक कैंसर स्टोमक कहां होता है, तो उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टोमक के किसी भी हिस्से के अंदर कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये थैली जैसा एक ऑर्गन होता है, इसके फ्रंट हिस्से में जॉइंट, फूड पॉइंट और स्टोमक के बीच में जॉइंट होता है जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन बोलते हैं। वहां पे पीछे वाली वॉल पे साइड वॉल, छोटा वॉल या फिर एक आगे एक वॉल टाइप होता है जिससे खाना थोड़ी देर रुक जाता है, खाने का पचन होता है, उसके बाद नीचे सरकता है। किसी भी जगह कैंसर हो सकता है। जब इतना आप समझ गए तो अब ये समझने की बात है कि कैंसर क्या होता है। अगर आप इस वीडियो पे, इस फोटो पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है। छोटे छोटे सेल्स होते हैं। बाल भी एक सेल है, आंख भी एक सेल है, जीभ भी एक सेल है, अलग अलग टाइप ऑफ सेल है। नॉर्मली कोई भी नॉर्मल इंसान होता है, सेल्स डिवाइड होते हैं और रुक जाते हैं जितनी उनकी ग्रोथ होने, नॉर्मल ग्रोथ होने के बाद। अगर किसी कारण से नॉर्मल सेल रुके ही नहीं, ग्रो होता जाए, तो सबसे पहले वो ट्यूमर फैलाता है। अब ये ट्यूमर हो सकता है यहीं पे रहे, बॉडी में कहीं और स्प्रेड नहीं होता, तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं या बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। ये कैंसरस नहीं होता। लेकिन अगर यही ग्रोथ इस तरह के प्रॉपर्टीज गेन कर ले कि वो किसी बॉडी के और ऑर्गन में, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ लंग्स में चले गया, स्टोमक में स्टार्ट हुआ लिवर में चले गया, या ब्रेस्ट से स्टार्ट हुआ ब्रेन में चले गया, उस सिचुएशन में हम इसको कैंसर बोलते हैं या मेडिकल टर्म्स में मैलिग्नेंट, स्पेलिंग बताता हूं आपको, हम इसको मैलिग्नेंट भी बोलते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि ये जानलेवा हो सकता है। इस टर्म को हम प्रॉपर कैंसर बोलते हैं। और इस लेवल पे आने के बाद डिजीज को हर तरीके से शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, नहीं तो ये जान को धोखा दे सकती है। ये फोटो में पेट के अंदर की फोटो है, कैसे लेते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट कैंसर कुछ ऐसा दिखता है। छाला बन सकता है, गांठ बन सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ छाला और गांठ दोनों हो सकता है, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये हमें अर्ली स्टेज में पकड़ में नहीं आता, जब ये ऑलरेडी कहीं और स्प्रेड कर चुका होता है, ये इतना बड़ा हो चुका होता है कि पेट में खाना ही अंदर नहीं जा रहा है, उल्टियां आ रही है, उस सिचुएशन में पकड़ में आता है। आगे बात करते हैं। सो अगर आप बात करें, सबसे पहले हमें समझना चाहिए सिम्टम्स। ये सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स वो चीजें होती है जो पेशेंट हमें बोलता है। पेशेंट आके मुझे नहीं बोलता है कि मुझे कैंसर हुआ है। पेशेंट आके बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे उल्टियां हो रही है, मेरा पेट भरा भरा रहता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम हो रहा है। ये सारी चीजों को जो पेशेंट आके हमें बोलता है, हम उसको सिम्टम्स बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो लक्षण। स्टोमक कैंसर के और क्या स्पेसिफिक लक्षण हो सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, स्टोमक कैंसर जो कि यहाँ पे इतनी जगह होती है फैलने के लिए, जल्दी प्रेजेंट नहीं होता। और सिम्टम्स भी, लक्षण भी ऐसे कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कोई सोचेगा नहीं कि मुझे स्टोमक कैंसर है। जैसे कि मैंने बताया कि पेट भरा भरा रह सकता है, किसी को उल्टियां आ रही, लोग सोचेंगे कि मैं कहीं बाहर खा लिया होगा इसके लिए वॉमिटिंग हो रही है, पेट में अपच हो गई इसके लिए वॉमिटिंग हो रही है। इसलिए लोग अक्सर ये भी तकलीफें शुरू होते से नहीं प्रेजेंट करते, तो कुछ महीने, कुछ दिन, हफ्ते वेस्ट करते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन एक सिम्टम है जो मैं कहूंगा कि अगर आपको मिल रहा है तुरंत डॉक्टर के पास भागिए, वो है मोशंस का, स्टूल्स का, पैखाने का काला आना। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, विकिपीडिया पे तो मुझे फोटो नहीं मिली, लेकिन गूगल के ऊपर आप देखें तो मेलिना, इस तरह के स्टूल्स आपको दिख सकते हैं। ब्लैक कलर, तारी ब्लैक, जैसे रोड में डामर डलता है उस टाइप का स्टूल्स है।
अगर ये तरह के सिम्टम्स है, प्लीज डॉक्टर के पास अर्लीस्ट चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पेट में छाला हो और वो छाला कैंसर भी हो सकता है। सर्च करते वक्त ध्यान दीजिए, MELENA सर्च करना है, मलेना नहीं सर्च करना है, नहीं तो कोई और मूवी आपको दिखने लग जाएगी। खैर, ये मलीना जिसको हम ब्लैक स्टूल्स भी बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ब्लीडिंग कहीं ऊपर से आई है पेट में, मोस्ट कॉमन, क्योंकि वहां पे एसिड्स रिलीज होते हैं। जब लोअर इंटेस्टाइन के कैंसर होते हैं तो ब्लड फ्रेश आता है, मतलब रेड कलर का दिखता है, ब्लैक नहीं दिखता। ये क्यों दिखता है, ये समझने के लिए हमारा ब्लड में एक कंपाउंड होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो एसिड से रिएक्ट होकर ब्लैक कलर का हो जाता है। इसके कारण से ये ब्लैक स्टूल्स आते हैं। जब आप ये चीज समझ गए हैं कि आपको डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए स्टमक कैंसर अगर आपके जहन में है, तो ये भी समझिए कि स्टमक कैंसर होता क्यों है। सो कॉज, ये कैंसर क्यों हुआ, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कोई भी कैंसर क्यों होता है। किसी भी कारण से अगर आप अपनी बॉडी को डैमेज करते हैं, फॉर एग्जांपल सिगरेट, स्मोकिंग, या कुछ ऐसा खान पान जिसके कारण बार बार अल्सर बनते हैं, जैसे हाईली स्पाइसी फूड या ऐसा फूड जो स्मोक किया हो, बारबेक्यूड फूड, वो सिचुएशन के अंदर हमारे पेट की लाइनिंग, मुंह की लाइनिंग बार बार डैमेज होती है और तेजी से डिवाइड करने लगती है। सो सॉल्ट, स्मोक, स्मोक के अंदर स्मोकिंग, सिगरेट पीना या स्मोक्ड फूड मतलब बारबेक्यूड, इस तरह के फूड, या फिर अल्सर्स, पेट में अगर बार बार अल्सर्स बन रहे हो, जिसके लिए हम कहते हैं हरी, वरी एंड करी, मतलब आप खाना बहुत तेजी से खा रहे हो, जल्दी खा रहे हो, या फिर इस तरह से खा रहे हो जिसमें बहुत स्पाइसी फूड है जो अल्सर कर सकता है, वो अल्सर बार बार अल्सर होता है तो वो कैंसरस में तब्दील हो सकता है। और हाँ, वरी, घबराहट से भी जो लोग घबराते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनके भी पेट में अल्सर्स होने के रिस्क ज्यादा होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो आप लोगों के हाथ में है। आप अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, आप चिंता छोड़ सकते हैं, आप बारबेक्यूड फूड को कम कर सकते हैं, स्मोकिंग अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल, शराब पीना कम कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या नहीं है, क्या ऐसे कुछ कारण है? बिल्कुल है। अगर उन कारणों की बात करें जो आपके हाथ में नहीं है, वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली के अंदर पहले से ही कोई कुछ कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, तो हो सकता है कि आपको कोई आनुवांशिक जीन आपके अंदर आ गया हो। आनुवांशिक मतलब फैमिली में ऐसे जीन चल रहा हो जिसके कारण आपके कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। इसके स्पेशल टेस्ट अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, CDH करके एक टेस्ट होता है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग से करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो 100% चांसेस है कि पेशेंट को कैंसर हो सके। इसके अलावा अगर आपके पेट के अंदर कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, जैसे हम उस तरह के इन्फेक्शन को बोलते हैं H पाइलोरी, इस तरह के इन्फेक्शन से अल्टीमेटली अल्सर्स बनते हैं। और अल्सर, जैसे मैंने बोला, कोई भी चीज जो अल्सर कर सकती है वो अल्टीमेटली कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। तो इस तरह का इन्फेक्शन है तो पेशेंट प्रेजेंट होता है वो जलन के साथ, और एंडोस्कोपी करके हम ये इन्फेक्शन कंफर्म करते हैं कि ये इन्फेक्शन है। उसकी 14 दिन की दवाइयां भी चलती हैं। तो इसके लिए आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इतना समझ गए कि भाई कैंसर कैसे प्रेजेंट हुआ, कैंसर क्यों हो गया, मैं क्या कर सकता हूं उसके अगेंस्ट कि कैंसर ना हो, ये कैंसर होने के रिस्क कम होए, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि सब कुछ करने के बाद भी खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया, तो फिर अब क्या? कैंसर का निदान कैसे करने का, उसके बारे में डायग्नोसिस, हम उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, डायग्नोसिस कैसे करने का, और उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करने का। तो जब भी कैंसर के डायग्नोसिस की बात होती है तो हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं। स्टेज क्या है, कैंसर की स्टेज क्या है, और कैंसर का टाइप क्या है। देखिए सिंपल बात यह है, स्टेज 1 to 4, स्टेज 1 में कैंसर एक ही जगह है। एग्जांपल, यहाँ पे कैंसर हुआ, बस यहीं पर है और कहीं नहीं फैला, स्टेज 1। साइज में थोड़ा बड़ा हुआ, अब किसी कैंसर के लिए 2 सेंटीमीटर, किसी कैंसर के लिए 5 सेंटीमीटर, बट फिर भी यहीं पर है और कहीं स्प्रेड नहीं हुआ, तो उसको स्टेज 2। और अगर यहाँ से स्प्रेड हुआ, बहुत दूर नहीं गया बॉडी में, लेकिन आसपास के लिम्फ नोड की फोटो में आपको दिखाता हूँ। अब चूंकि स्टमक कैंसर की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको स्टमक के अराउंड जो लिम्फ नोड होते हैं, गिट्टियां, ये गिट्टियां हमारी बॉडी में फैली भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गला खराब होता है तो यहाँ पे गिट्टियां आ जाती हैं। ये पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से गिट्टियां होती हैं
जहां पर भी कैंसर या कोई भी इंफेक्शन होता है जब और वो बॉडी में स्प्रेड होने ही वाला होता है तो वो ये पहले सबसे पहले आसपास की गिट्टियों में फैलने लगता है। तो अगर पेट के कैंसर की बात करें, ये है पेट के आसपास की गिट्टियां, जिसको हम पेरिगेस्ट्रिक लिम्फ नोड भी बोलते हैं। और जब ये पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ स्कैन के ऊपर, तो फिर हम उसको स्टेज 3 बोलते हैं। और अगर कैंसर कहीं और स्प्रेड हो जाए, जैसे पेट का कैंसर लिवर में आ जाए या ब्रेन में चले जाए या बोन्स में चले जाए, तो हम उसको स्टेज 4 बोलते हैं। अब जब आप स्टेज समझ गए तो आपको ये समझना चाहिए कि स्टेज को डिटेक्ट कैसे करते हैं। सो स्टेज के लिए हम कुछ स्कैन करते हैं। स्कैन तरह तरह के होते हैं, सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पेट एमआर। मेरी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जो भी स्कैन किया, सीटी स्कैन से मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है, भारत के कोने कोने में सीटी स्कैन अवेलेबल है। इस सीटी स्कैन से हमें ये मालूम चलता है कि ये चीज वहीं एक ही जगह है या फिर लिम्फ नोड में है, स्टेज 3 हो गया है, या फिर कहीं और स्प्रेड हो गई है। ये पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप। कैसे मालूम चलेगा कि क्या टाइप है? इसके लिए हमें दूसरा टेस्ट करना है। टाइप का लिए मालूम चले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें करनी पड़ती है बायोप्सी। अब ये बायोप्सी क्या होता है? बहुत सिंपल है। बॉडी में से कहीं से भी कोई छोटा सा टुकड़ा निकाला जाए और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल सेल्स हैं, तो उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। ये देखिए इस पिक्चर पे ध्यान दें तो ये एक नीडल है जो बॉडी के अंदर डाली जा रही है और उसके बाद छोटा सा टुकड़ा निकाला जाएगा और उस टुकड़े को हम पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं HPE। दिखने में वो करीब करीब ऐसे दिखती है। ये तो किडनी बायोप्सी है, पर जहां से भी बायोप्सी किया। अब अगर सुपरफिशियल है, मतलब बॉडी का बाहर का हिस्सा है, जहां हम डायरेक्टली बायोप्सी कर सकते हैं, ब्रेस्ट हुआ, मुंह का कैंसर हुआ, डायरेक्टली बायोप्सी कर सकते हैं। लेकिन अगर पेट के अंदर जाना है किसी कारण से, तो हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। अभी एंडोस्कोपी क्या होता है? बेसिकली एक ट्यूब होती है जो हम मुंह से डालते हैं, पेट तक पहुंचते हैं और पेट से, ये देखिए इस तरह की ट्यूब होती है जो पेट से हम बायोप्सी ले सकते हैं। वो टुकड़ा हम रिपोर्ट के लिए भेजते हैं, स्पेशल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसको हम HPE मतलब हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये आंखों से दिखता है, आंखों से, माइक्रोस्कोप से आंख से देख सकते हैं। इससे देखने के बाद हमें मालूम चल सकता है कि ये कैंसर है या नहीं है। राइट? कैंसर अगर लगता भी है हाँ कैंसर है, लेकिन अभी भी टाइप हमें नहीं मालूम चली है। क्यों? क्योंकि कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर स्टोमक कैंसर की बात करें, स्टोमक कैंसर का सबसे कॉमन कैंसर को हम अडीनो अडीनो कैंसर तो CA भी लिखते हैं, ये है मेजोरिटी। बट स्टोमक कैंसर के और भी फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है किसी को स्क्वायमस हो जो रेयर होता है, किसी को लिम्फोमा हो जो फेयरली कॉमन है, या सार्कोमा हो, या दूसरे टाइप का कैंसर हो जैसे जिस्ट। राइट? इन सब तरह का कैंसर का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। लेकिन हाँ, आज जो वीडियो हम बनाए हैं वो है बनाए अडीनो कैंसर के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जो हम बात करेंगे। बाकी सारे कैंसर के बारे में किसी और वीडियो में। सो ट्रीटमेंट के बारे में और पर्टिकुलरली अडीनो CA के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, हमारे पास 3 हथियार हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी और कुछ केस में रेडियोथेरेपी। अब कौन सा ट्रीटमेंट क्या देना है ये डिपेंड करता है स्टेज क्या है। हमने टाइप मालूम कर ली, एडिनोकार्सिनोमा के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेज 1 है, छोटा सा कैंसर है, डायरेक्टली सर्जरी कर सकते हैं। स्टेज 2 है, अभी भी डायरेक्टली सर्जरी की जा सकती है। ये डिस्कशन पे फर्क पड़ता है कि अगर सर्जरी करके पूरा निकालने की चांसेस ज्यादा है, सर्जरी करते हैं। अगर थोड़ा बड़ा है तो पहले कीमोथेरेपी छोटा करने के बाद उसको हम सर्जरी करते हैं। स्टेज 3 है, मतलब स्टोमक के आसपास लिम्फ नोड भी पॉजिटिव हो गए, तो कंपल्सरीली हमें पहले कीमोथेरेपी देना है, कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी करनी है और सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी करनी है। अभी कीमोथेरेपी वगैरह क्या होता है मैं समझाऊंगा। इंटेंशन अलग होता है। सर्जरी से पहले वाली कीमोथेरेपी हम कैंसर को छोटा करने के लिए देते हैं, और सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी जो देते हैं वो अगर शरीर में कोई कैंसर सेल इधर उधर अभी भी बचा हुआ है, सर्जरी में स्पिल हो गया, निकल गया, उनको मारने के लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। और स्टेज 4 है, कहीं पहले से ही स्प्रेड हुआ है तो कीमोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, इस तरह के ट्रीटमेंट करके हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जब अब ये क्लियर हो चुका कि स्टेज 1 स्टेज 2 सर्जरी,
प्लस माइनस कीमोथेरेपी, स्टेज 3 कंपल्सरी कीमोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज 2 सोच के सर्जन उसको ऑपरेट करता है, तो स्टेज 2 सोच के सर्जरी पहले कर दिया, लेकिन जो सर्जरी में काटा उसकी रिपोर्ट जब आई तो मालूम चला कि वो स्टेज 3 थी। उस सिचुएशन के अंदर हम कीमोथेरेपी देते हैं, राइट। और स्टेज 4 है, मतलब कैंसर एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा चुका है, जैसे लिवर। मैं आपको भी फोटो दिखाता हूँ। सो स्टेज 4 की फोटो देखिए, यह है स्टेज 4, जिसके अंदर कैंसर कहीं और से स्टार्ट हुआ है, लेकिन लिवर में सीटी स्कैन में हमें दिख रहा है। तो ये ब्लैक जो चीजें दिख रही हैं, इसको हम कैंसर, ये कैंसर होता है, इसको कंफर्म भी कर सकते हैं बायोप्सी से। और इसका वो क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर स्टेज 4 है तो क्या हो गया। तो स्टेज 4 में स्टेज 4 के अंदर विथ हमारी प्रेजेंट साइंस, प्रेजेंट जो मेडिकल डेवलपमेंट हुआ है, हम क्योर नहीं कर सकते, हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कितने दिन कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास कीमोथेरेपी, एक हमारे पास है टारगेटेड थेरेपी, या फिर और कुछ कॉम्बिनेशन है इम्यूनोथेरेपी का, या फिर कभी कभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी प्लस कीमो, अगर किसी को लोकल दर्द वगैरह हो रहा हो तो कर सकते हैं। सो ये इम्प्लीकेशन है स्टेज 4 होने का। अब हम जब मोटा मोटा ट्रीटमेंट समझ गए, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बारे में बताऊंगा। अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी बेसिकली एक तरह का केमिकल है जो बॉडी में जाकर फास्ट डिवाइडिंग सेल्स, जैसे कैंसर सेल उनमें से एक है, या बॉडी में कोई भी ऐसे सेल हैं जो फास्ट डिवाइड हो रहे हैं। जीभ के सेल्स, बाल, नाखून, हाथों की चमड़ी, मुंह की चमड़ी, इस तरह के फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को खत्म करता है। इसका हमें फायदा क्या, कैंसर कंट्रोल में आता है क्योंकि वो फास्ट डिवाइडिंग है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये हर तरह के फास्ट डिवाइडिंग सेल्स में काम करता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बाल झड़ जाते हैं, मुंह में छाले आ सकते हैं, ब्लड कम हो सकता है, हाथों में जलन हो सकती है, हाथों में जुमजुम आ सकती है, ये सब तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं। अब बात करें टारगेटेड थेरेपी की। टारगेटेड थेरेपी केवल उन कैंसर्स पे काम करती है जिसके ऊपर पर्टिकुलरली रिसेप्टर या कोई प्रोटीन स्पेशल पॉजिटिव होता है। अब टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात करें तो टारगेटेड थेरेपी कीमोथेरेपी से थोड़ी डिफरेंट होती है। कीमोथेरेपी जहां हर तरह के फास्ट डिवाइडिंग सेल, तेजी से डिवाइड होने वाले सेल्स को मार देती है, कोई टारगेटेड थेरेपी एक स्पेसिफिक प्रोटीन या कोई रिसेप्टर को टारगेट करती है। रिसेप्टर, एग्जांपल, टोटली एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर HER2, HER2 जो स्टमक कैंसर में भी आता है। सो अगर किसी कैंसर के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोटीन या रिसेप्टर पॉजिटिव है तो हम उनको टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, अब वो चाहे स्टमक कैंसर हो चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो। और क्या है, VEGF, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो स्टमक कैंसर में हो सकता है। तो ये इस तरह से हम टारगेटेड कुछ कर सकते हैं। या कोई और रिसेप्टर पॉजिटिव है तो हम वो उसके लिए टारगेटेड थेरेपी अगेंस्ट किसी कैंसर में दे सकते हैं। कभी कभी हम टारगेटेड थेरेपी, जैसे मैंने आपको बताया, टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी को मिक्स भी करते हैं। एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो समथिंग नोन एज रेमसूरुमैब, इसको हम कीमोथेरेपी के साथ मिक्स कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कैपॉक्स एक टाइप ऑफ कीमो है जिसके अंदर टैबलेट और इंजेक्शन कंबाइन देते हैं। दूसरा एग्जांपल है फॉलफॉक्स, जिसके अंदर सारी चीजें इंजेक्शन है, सब चीजें इंजेक्शन है। सो ये सारी बातें हम स्टेज 4 में कर रहे हैं, जब हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। हम कुछ महीने एक ट्रीटमेंट देते हैं, फिर थोड़े महीने दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चलना पड़ता है। कभी कभी स्टेज 4 के अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रखी है, पेन हो रखा है, या कोई और तकलीफ आ रही है, जैसे खाना नहीं जा रहा। उस सिचुएशन में हम इनको पेलिएटिव सर्जरी करके, हो सकता है जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको हटा देते हैं, जहां से खाना नहीं जा रहा वहां पे बाईपास कर सकते हैं। ये सब पेलिएशन है, मतलब हम इससे क्योर नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट की जो तकलीफें हो रही हैं उन सबको कम कर सकते हैं। स्पेशली हमारे पास एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आया है इम्यूनोथेरेपी का। अब ये इम्यूनोथेरेपी
कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से बहुत डिफरेंट है। स्ट्रिक्ट सेंस में तो ये भी एक तरह का टारगेटेड थेरेपी है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जिसका नाम है PD-L1, उसके अगेंस्ट काम करती है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी थोड़ा डिफरेंट है। जहां कीमोथेरेपी डायरेक्टली जाती है, सेल को खत्म करती है, साइड इफेक्ट करती है जैसे हेयर लॉस वगैरह, इम्यूनोथेरेपी कुछ किसी को खत्म नहीं करती है। ये आपकी मेमोरी सेल्स को, जो इम्यूनिटी सेल है जिनका काम है, जिसको हम बोलते हैं किलर टी सेल्स, इनका एक पर्पस होता है, ये आपको बचाते हैं बैक्टीरिया या फंगस या कोई भी एब्नॉर्मल टाइप ऑफ सेल जिसके अंदर कैंसर भी इंक्लूडेड है, इनको मारने के लिए। जो कैंसर PD-L1 प्रोटीन बनाने लगते हैं, इम्यून सेल्स उनको नहीं मार पाता है। तो ये इम्यूनोथेरेपी देने से ये PD-L सेल्स वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं और कैंसर सेल्स को खत्म करने लगते हैं। अब ये इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से साइड इफेक्ट्स नहीं होते जो नॉर्मली कीमोथेरेपी के साथ होते हैं, जैसे हेयर लॉस वगैरह। लेकिन हाँ, कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब इंफेक्शन के बिना ही बॉडी के अंदर इम्यूनिटी रिएक्शन माउंट करने लग जाए, फीवर आने लग जाए, निमोनिया हो जाए, वो सब पॉसिबिलिटी तो होती है। लास्ट है रेडिएशन ट्रीटमेंट। वैसे तो जो स्टोमक कैंसर है, रेडिएशन का रोल ज्यादा नहीं है, हम नहीं देते हैं, क्योंकि जो एडिनोकार्सिनोमा सेल्स है वो रेडिएशन से सेंसिटिव नहीं होते, तो देने से फायदा भी नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम रेडिएशन ही देते हैं। एग्जांपल, अगर सर्जरी हुई, जहां से सर्जरी करके काटा और काटने के बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो देखा कि कैंसर सेल्स ऑलमोस्ट कटिंग जहां मार्जिन थी वहां पे टच हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कैंसर सेल्स अभी भी बॉडी के अंदर बचे हों। उस सिचुएशन में हम रेडिएशन दे सकते हैं। दूसरा, अगर जहां से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, तो उस केसेस में हम हीमोस्टैटिक RT, मतलब खून को रोकने वाले रेडिएशन की डोज हम देते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुक सकती है। इससे पेशेंट क्योर नहीं होता है, इससे कीमोथेरेपी की जरूरत बंद हो जाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक सकती है। या अगर बहुत ही कोई दूसरा कोई सिम्टम पेशेंट को हो रहा है, जैसे कि दर्द हो रहा है, तो कभी कभी हम रेडिएशन देकर उस जहां दर्द हो रहा है उस जगह रेडिएशन देकर ट्यूमर का बर्डन कम कर सकते हैं, तो थोड़े दिनों के लिए सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो स्टोमक कैंसर में यही कुछ सिचुएशन है जहां पे हम रेडिएशन देते हैं। अदरवाइज कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी के कॉम्बिनेशन से ही ट्रीटमेंट होता है। जाने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि कैंसर पेशेंट्स को सपोर्टिव में कोई इमोशनल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, बट फिजिकली बहुत चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उनकी डाइट में चेंज करना है, ऑफ कोर्स उनके साइकोलॉजी के अंदर भी चेंज करना आता है ताकि डिप्रेशन वगैरह ना आए। उनके न्यूट्रिशन लेवल में भी चेंज करना पड़ता है कि वो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। नॉर्मल प्रोटीन पाउडर कैंसर पेशेंट नहीं खा सकते, उनके लिए स्पेशल प्रोटीन पाउडर लगता है। तो ये सब चेंजेस आपको सपोर्टिव केयर के अंदर करते रहना चाहिए, चाहे आप कीमो ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में ये सपोर्टिव केयर कंटिन्यू रखना चाहिए। पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है तो दर्द का कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। पेशेंट दर्द में रहेगा, कैंसर का ट्रीटमेंट तो जो असर दिखाना है वही दिखाएगा, लेकिन कैंसर दर्द के कारण पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो सकती है। सो आशा है इस वीडियो से वो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके जहन में घूम रहे थे, जिसका सवाल आपको नहीं मिल रहा था, इस वीडियो से आपको उसके आंसर मिले होंगे, उत्तर मिले होंगे। अगर आप किसी पेशेंट को जानते हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ किसी ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए, कोई सेकंड ओपिनियन के लिए। हमारा एक दूसरा प्रोग्राम भी है जिसका नाम है कैंसर की पाठशाला। वहाँ यही सब टॉपिक हम और भी डेप्थ में, उतनी डेप्थ में जितना एक डॉक्टर या नर्स समझ सकती है, उस लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे आइए या फिर हमें मैसेज करिए, हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।